अरे बस वो झोपड़ी वाली बहू की मुंह दिखाई होगी ना, उसी के लिए तोहफे लेने के लिए जा रहे हैं। अरे तुम गरीब लोग और तुम्हारी गरीब सोच, हम बड़े बंगले की बहू की मुंह दिखाई में जाएंगे और तुम झोपड़ी वाली बहू की मुंह दिखाई में जरूर कोई सस्ता सा गिफ्ट लेकर ही जाओगी अपनी औकात की तरह। शारदा कजरी जी और भूरी जी का मजाक उड़ाती है और कजरी भूरी जी शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। लेकिन ये बड़े बंगले वाली बहू और झोपड़ी वाली बहू की मुंह दिखाई का क्या चक्कर था? क्यों मोहिनी जी, शारदा जी, भूरी जी और कजरी जी का मजाक उड़ा रही थी? ये जानने के लिए हमें कुछ दिन पहले जाना होगा। अरे अरे चलो, देर हो जाएगी, शाम के 7 बज रहे हैं और दूल्हा घोड़े पर तैयार हो गया है और हमारे घर की औरतों से तो तैयार ही नहीं हुआ जाता। कृष्णाधाम सोसाइटी में 2 घरों में आज शादी की तैयारियां चल रही हैं और बारात तैयार खड़ी है। अरे रुकिए जरा, ऐसी भी क्या जल्दी है? आखिर अग्रवाल परिवार की बारात है, ऐसे ही थोड़ी ना जाएगी। अग्रवाल परिवार की शान शौकत के साथ जाएगी। हम लोग सेठानी हैं तो सेठानी की तरह दिखने भी तो चाहिए, क्यों शिप्रा? हाँ मम्मी, ये देखो हम तो रेडी हो गए हैं, लेकिन ये बुआ और मौसी तो अभी तक सजने में लगी हैं। अरे जिज्जी, मुझसे मत कहो, ये तुम्हारी ननद है ना, ये 2 घंटे से लगी है मेकअप आर्टिस्ट से सजने में। ये हटे तो हम तैयार हो। अरे भाभी, अपनी बहनिया को समझा लो, हमारा मुंह ना खुलवाए। आधे दिन से खुद खड़ी आईने के आगे, तब कुछ नहीं। मम्मी, ऐसा लगता है भैया की बारात से पहले एक फाइटिंग शो हमें यहीं देखने को मिलेगा, बुआ वर्सेस मौसी। चल पगली, मैं कहा किसी से झगड़ती हूँ, ये तेरी बुआ ही है, हरी मिर्च जैसी। हाँ सही कह रही हो, तभी तो तुम्हें इतने जोरों की लग जाती है मेरी बातें। दिलीप जी बारात के लिए चिल्ला रहे थे और देव की मौसी और बुआ की मुंह जोरी बढ़ती जा रही थी। अरे भाई, आप दोनों भी बहसबाजी और झगड़ा ऐसा करते हैं, आप दोनों अपना निपटा लीजिए, हम जाकर देव की बहू ले आते हैं। चलो शिप्रा। अरे जिज्जी, हम भी चलेंगे, चलो जल्दी। अरे हमें कौन सा यहाँ अचार बनाना है, चलिए भाभी, देर हो रही है। एक तरफ गीता जी के घर में सभी लोग बैंड बाजे के साथ नाचते गाते हुए शान और शौकत से भव्या के घर बारात लेकर पहुंचते हैं, वहीं दूसरी तरफ आज उसी सोसाइटी में प्रभा जी के बेटे मयंक की बारात भी आज ही पास के धर्मशाला में जाने वाली थी और उनकी झोपड़ी के बाहर। अरे भाई प्रभा, जल्दी करो, घोड़ी और ढोल वाले आ गए हैं, कितनी देर और लगेगी? अरे रुकिए जी, बस मैं अपने मयंक की नजर उतार लूं। अरे ढोल वाले भैया, जब तक हमारा मयंक घोड़ी पर नहीं चढ़ता, जोर से बजाओ भंगड़ा पाले। आजा आजा। ओए ढोल वालो, दूल्हा भी आ गया अपना, अब बजाओ, दूल्हा बन गया ओए, अब बन गया साडा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया ओए, चढ़ गया छड़के मोटर कार। चल बेटा मयंक, घोड़ी पर चढ़ जा। सिंपल घोड़ी पर मयंक बैठता है, 4 ढोल वालों की थाप, रिश्तेदारों की हंसी ठिठोली के साथ बारात निकल पड़ती है। अरे वाह प्रभा जी, घोड़ी तो अच्छी है, लेकिन बस 4 ढोल वाले, ये तो हमारी किसी मोहल्ले की नॉर्मल शादी लग रही है। हाँ, सिंपल बारात है, कोई घोड़ा बग्गी का ढोंग नहीं, लेकिन देखो दूल्हा कितना खुश है घोड़ी पर। आज हमारी सोसाइटी में 2 बहुएं आएंगी ब्याह कर, फिर चलेंगे उनकी मुंह दिखाई में। एक ही सोसाइटी की दोनों बारातें एक साथ रवाना होती है और देव की बारात मैरिज हॉल पहुंचती है, जिसे देखकर भव्या की सहेलियां, अरे भव्या देख देख, तेरी बारात आ गई। हाँ हाँ, देख कितनी शानदार बारात आई है तेरी, लेकिन दूल्हा कुछ ज्यादा उतावला लग रहा है, देखो जरा कैसे मटक रहा है घोड़ी पर बैठा। अरे मेरी बारात है भाई, मेरा दूल्हा है, मुझे भी तो देखने दो। भव्या की सहेलियां कमरे की खिड़की से उसकी बारात देखकर उसे चिढ़ाती है। बारात का स्वागत होता है, बंगले परिवार का मैरिज हॉल चमक दमक से भरा है, लाइट्स, फूलों की सजावट, भव्य स्टेज सजा हुआ है। देव घोड़ी से उतरकर स्टेज पर पहुंचता है। अरे भव्या देख, दूल्हा कितना हैंडसम लग रहा है, चल पंडित जी वरमाला के लिए बुला रहे हैं। भव्या अपनी सहेलियों के साथ स्टेज पर आती है। देव और भव्या एक दूसरे को माला पहनाते हैं, सब तालियां बजाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मयंक घोड़ी से उतरकर सादे मंडप में पहुंचता है। अरे मयंक बेटा, घोड़ी से उतर, चल, सेजल इंतजार कर रही है, चलिए दुल्हन को भी बुला लाइए, वरमाला के लिए देर हो रही है। तभी सेजल आती है और दोनों की वरमाला होती है। सब खुशियों से तालियां बजाते हैं, औरतें गीत गाती हैं। वहीं अमीर परिवार में बहुत बड़े ग्राउंड में रॉयल तरीके से देव और भव्या फेरे लेते हैं और गरीब परिवार में छोटी सी धर्मशाला में सादे तरीके से मयंक और सेजल के भी फेरे हो जाते हैं। देखो जी, हमारी बहू कितनी सुंदर लग रही, लक्ष्मी जैसी बिल्कुल। हाँ प्रभा, हमें शुरू से ही एक बेटी चाहिए थी और सेजल के रूप में हमें वो भी मिल गई। हाँ सही कह रहे हैं आप, चलिए विदा की तैयारी करिए। एक तरफ मयंक और सेजल की शादी होती है और उनकी विदाई की तैयारी शुरू हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ देव और भव्या के फेरे हो रहे होते हैं। देखा आपने, कितनी रॉयल शादी हो रही है हमारे देव की, लोग तारीफें करते नहीं थक रहे।
हाँ भाई, देखो बैंड बाजे से लेकर खाना पीना और बहू के जेवर सब देखने दिखाने लायक है। हे भगवान, बस अब जल्दी से मेरी बहू विदा होकर घर आ जाए। देव और भव्या के फेरों के बाद विदाई का समय भी आ जाता है। एक तरफ भव्या रोते हुए मायके वालों से मिलती है और BMW में बैठकर विदा होती है, जो गीता जी के घर के बाहर रुकती है। अरे जिज्जी, घर की डेकोरेशन, गृह प्रवेश की तैयारी और बहू के स्वागत की सब तैयारी हो गई ना? हाँ भाभी, बस मुंह चलाने से हो जाता ना सब कुछ। ये लो भाभी, मंगल कलश और आरती की थाली। हाँ मम्मी, और ये जो आलते का थाल है सब तैयार है। गीता जी का घर फूलों की मालाएं, रंगोली, दिए से सजा है। गीता जी हाथ में थाली लिए खड़ी हैं जिसमें आरती का दिया, फूल और मिठाई है। शिप्रा आलता का थाल और कलश तैयार रखे हुए है। भव्या गाड़ी से उतरती है। आओ बेटा देव, आ जा बहू भव्या, आज से ये बंगला तुम दोनों का है। आरती पूरी करके देव भव्या के माथे पर गीता जी तिलक लगाती हैं। भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे। बेटी, आज तू हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आई है। भाभी, पहले तो ये कलश गिराओ, देखते हैं कितनी समृद्धि लाई हो तुम। भव्या शर्माते हुए दाहिने पैर से कलश को धीरे से गिराती है। चावल चारों तरफ बिखर जाता है। फिर शिप्रा आलता का थाल आगे करती है। भव्या पैर डालती है और लाल निशान छोड़ते हुए घर में कदम रखती है। आजा बेटा भव्या, ये घर अब तेरा है। तू इस घर की लक्ष्मी बनकर आई है। तेरे ये लाल निशान घर में हमेशा खुशहाली लाएं। बेटी, अब आराम कर लो, काफी रात हो गई है, कल मुंह दिखाई है। हाँ बेटा जाओ, अब कल तुम्हारी मुंह दिखाई और संगीत होगा। सब मिलकर भव्या को अंदर ले जाते हैं। घर में खुशी की लहर दौड़ती है। वहीं गरीब झोपड़ी वाली बहू की टैक्सी झोपड़ी के बाहर रुकती है और बाहर छोटा सा आंगन फूलों से सजा हुआ था। प्रभा जी हाथ में दिया, फूल और थोड़ा सा चावल एक थाली में लेकर खड़े थे। सेजल गाड़ी से उतरती है। आजा बेटी सेजल, हमारी झोपड़ी में तेरा स्वागत है। आज से तू हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। प्रभा जी आरती करके तिलक लगाती हैं। हाँ बेटा, भगवान ने हमें बेटी के लिए बहुत तरसाया था। आज तेरे आने से हमारा घर पूरा हो गया। ये लो बेटी, कलश गिराओ। हमारे घर में तुम्हारे आने से समृद्धि आई है। सेजल धीरे से दाहिने पैर से कलश गिराती है। चावल बिखरते हैं। फिर प्रभा जी छोटे से थाल में आलता डालती हैं। सेजल पैर डालकर लाल निशान छोड़ते हुए अंदर जाती है। बेटी, तेरे ये कदम हमारे लिए लक्ष्मी के कदम है। ये झोपड़ी अब महल बन गई तेरे आने से। अब जाओ बेटा, आराम करो, कल मुंह दिखाई है। दोनों घरों में बहुओं का गृह प्रवेश होता है। उस दिन सभी आराम करते हुए, इसके बाद अगले दिन दोनों घरों में अब मुंह दिखाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दिलीप जी, आप तैयारियां कर लीजिए और सुनिए, केटरिंग का खाना कर दीजिएगा। हाँ भैया, केटरिंग ही कर दीजिए। घर में हमें हलवाई का फैलाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और हाँ, मैं मेन्यू बता देती हूँ। एक काम कीजिए, स्टार्टर्स एंड स्टॉल्स में गोलगप्पे, चाउमीन और आलू की टिक्की, चीला और कुछ स्प्रिंग रोल्स रख लेते हैं। हाँ जीजा जी, और इस वक्त को गर्मी का टाइम है, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम तो जरूर रखवा लेना। नानी, मेरे पेस्ट्री जरूर रखवाना। हाँ मेरे राजकुमार, पेस्ट्री जरूर होगी, तू फिक्र मत कर। अरे जीजी, मुंह दिखाई की रस्म तो रख लिया आपने, लेकिन अपनी बहू को दे क्या रही हो? और मुंह दिखाई में देखो, मैंने भव्या के लिए ऑफ शोल्डर लहंगा लिया है मुंह दिखाई के लिए। इस पर सिल्वर की जरी का काम, नेट का घेरा, कैन कैन लगी और मोतियों का गला भी बनवाया है ब्लाउज का। और साथ में डायमंड बैंगल्स लिए हैं क्योंकि गोल्ड के अच्छे नहीं लगते। साथ ही गले में ये डायमंड सेट और मेकअप आर्टिस्ट भी बुक कर दिए। अच्छा जीजी, इतना कुछ दे रही हो, लेकिन तुम्हारी बहू क्या लाई दहेज में? टीवी, एसी, वो भी इतना छोटा? हाँ भाभी, 56 इंच का टीवी हमारे घर में पहले से ही है और 1.5 टन का एसी तो काम भी नहीं करेगा। तुमने अपनी बहू को इतना बड़ा कमरा दिया, मायके वालों ने एसी ढंग का नहीं दिया। अरे जिज्जी, बहू के कमरे में ही लगवा दूंगी एसी और टीवी। अब काम करे या ना करे, आया तो उसी के मायके से है ना। हाँ जिज्जी, हद होती है। शादी में 50 लाख लगाए लड़के के बाप ने, फिर भी मिलनी में सिर्फ 18 कैरेट की चैन अंगूठी दी। कम से कम लड़के को ब्रेसलेट और सोने की घड़ी तो 22 कैरेट की देनी चाहिए थी ना। हाँ, अरे मौसी और बुआ को नहीं देते, कम से कम दादी सास के लिए सोने की 2 तोले की चेन कर देते। ये एक तोला पकड़ा दिया, वो भी 18 कैरेट का। हाँ जिज्जी, क्या करें, अब जैसी किस्मत है, क्या ही कह सकते। इतना तो लड़की के बाप को खुद सोचना चाहिए। इंसान के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर मन नहीं है तो पैसा होना बेकार है। खैर, मैं अपनी बहू की मुंह दिखाई तो बड़ी जोर से करूंगी। भव्या का ससुराल में पहला दिन था और अपनी मुंह दिखाई वाले दिन ससुराल वाले के मुंह से ये सब बातें सुनकर वो मन ही मन दुखी हो रही थी। सही कहती थी दादी, ससुराल वालों को कितना भी दे दे, लड़की के माँ बाप ससुराल वाले कभी खुश नहीं होते। भव्या अपने मन में दादी की बात सोचती है। बेटी, लड़की के बाप ने चूल्हे से लेकर सुई धागा तक दिया। विदा हुई तो ट्रक भरकर सामान ले गई। रास्ते में पेड़ गिरा,
तो भी ससुराल वालों ने गाली दी और कहा सब दिया बस एक हथौड़ा नहीं दिया। दादी आज आपकी बात सच हो गई, लेकिन मैं भी देखूंगी कि मेरी सास मुझे मुंह दिखाई में क्या देगी। जितनी बड़ी बड़ी बातें ये कर रही हैं, इनका तोहफा भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। एक तरफ भव्या अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर दुखी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अब गरीब घर में मुंह दिखाई की तैयारियां सादगी से चल रही थी। पूजा, जल्दी जल्दी से घर की सफाई कर लो, घर के बाहर आंगन में चटाई बिछा देते हैं। अरे प्रभा जी, मुंह दिखाई के लिए बाजार से कुछ लाना हो तो बता दीजिए। अरे ज्यादा कुछ नहीं लाना, बस आप 15-20 समोसे ले आइएगा, बाकी घर में चाय नाश्ता हो जाएगा। शादी की कुछ मिठाई और फल बचे हुए, उन्हीं से काम चल जाएगा। अरे जिज्जी, बहू के लिए साड़ी वगैरह कुछ ली है या नहीं? हाँ भाभी, बहू को मुंह दिखाई में क्या पहनाओगी, कुछ सोचा है? देखिए जिज्जी, नई साड़ियाँ लहंगा तो मैंने खरीदा नहीं, सेजल के संदूक में देख लेती हूँ, जो साड़ी सबसे अच्छी होगी वही पहना देंगे। हाँ, वैसे भी हमारी बहू तो सादा सिंपल ही इतनी सुंदर लगती है, उसे बाहरी श्रृंगार की जरूरत ही नहीं है। चलिए मोहल्ले में न्योता दे आता हूँ मैं। दोनों तरफ मुंह दिखाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बंगले घर में जोरों शोरों से तैयारी होती, वहीं गरीब घर में सादा लेकिन प्यार भरा माहौल होता। तभी भव्या की नंद शिप्रा उसके कमरे में जाती है। भाभी, आपकी मुंह दिखाई के लिए मम्मी ने डिजाइनर आउटफिट तैयार करवाया है और आपकी मेकअप आर्टिस्ट भी आ गई है। हाँ बेटा, मैंने तो शहर की सबसे बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया तुम्हारे लिए। ये पूरे 51,000 रुपए लेगी और पूरा मैक का मेकअप करेगी, तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सजाएगी, साथ में नेल एक्सटेंशन भी कर देगी तुम्हारे। हाँ भाभी, और ये तुम्हारी हेयर स्टाइल भी क्रिएटिव बनाएगी। हेयर स्टाइल के लिए मम्मी ने स्पेशली डायमंड्स मंगवाए हैं, ये इस ड्रेस के साथ तुम्हारी हेयर स्टाइल में सुटेबल होंगे। हाँ बहुरिया, और ये डायमंड की ज्वेलरी पहनना इस लहंगे के साथ बिल्कुल सही जाएगी। गीता जी अपनी बहू की मुंह दिखाई के लिए हुई तैयारी को बढ़ चढ़कर भव्या के सामने दिखा रही थी कि तभी मेरे मम्मी पापा ने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि मुझे जवाब देना नहीं आता, वरना मैं सब समझती हूँ कि ये लोग क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। भव्या अपने मन में सोच कर रह जाती है। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट उसे तैयार करना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ झोपड़ी में सेजल की मुंह दिखाई की तैयारी भी हो रही है। सेजल बेटा, आज तेरी मुंह दिखाई है, लोग आते ही होंगे। जा तेरे संदूक के अंदर ना बेटा जो सबसे सुंदर साड़ी है, तू वही साड़ी पहन ले। जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। और हाँ सेजल बेटा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बुला लेना, साड़ी पहनने या तैयार होने में कोई भी परेशानी हो तो हिचकिचाना मत। हाँ सेजल बेटा, अभी फिलहाल तो इस घर में तुम्हारे पास 3 सास है, किसी भी चीज की कैसी भी दिक्कत नहीं होने देंगे हम तुमको। तो प्रभा जी, हो गई सारी तैयारी मुंह दिखाई की? हाँ जी, बस पड़ोसन को न्योता दिया है, बाकी हम घर के लोग होंगे, ढोलक बजाकर खुद ही हम गीत गवा लेंगे। अरे खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा? क्या क्या लाना है बाजार से बता दो। अरे खाने पीने के इंतजाम में एक काम करते हैं, मैंने आपको कहा था ना बाहर से समोसे वगैरह मंगवा लेंगे, और हमारी शादी में मिठाइयाँ बची हुई हैं, वो मिठाइयाँ ही परोस देंगे। हाँ जीजा जी, और गर्मी का मौसम में कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतलें मंगवा लेना, और हम प्लास्टिक के ग्लासों में खुद ही महिलाओं को कोल्ड ड्रिंक दे देंगे। अरे अब गीत गाने के लिए अड़ोस पड़ोस की औरतें आएंगी, शादी का घर है पूरा बिखरा हुआ, पूरी सफाई करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, झोपड़ी के बाहर आंगन को साफ करके उसी में चटाई बिछा देती हूँ। साधारण तरीके से झोपड़ी वाली बहू की मुंह दिखाई की तैयारी होती है। आंगन में चटाई बिछाकर उस पर ढोलक रखी जाती है और फिर पड़ोस के मोहल्ले वाले को न्योता दिया जाता है। गरिमा जीजी, एक काम करो, तुम इधर की औरतों को न्योता देकर आओ, मैं इधर की औरतों को न्योता दे आती हूँ। हाँ ठीक है, चलो। एक तरफ झोपड़ी वाली बहू की मुंह दिखाई के लिए उसकी मौसी सास और बुआ सास पड़ोसनों को न्योता देती है, वहीं दूसरी तरफ बंगले वाली बहू की मुंह दिखाई के लिए गीता जी अपनी नौकरानी को न्योता देने के लिए भेजती है, और उसके बाद मोहल्ले की महिलाएं आपस में चर्चा कर रही हैं। बंगले वाली पड़ोसने एक तरफ खड़ी है और गरीब पड़ोसने दूसरी तरफ खड़ी है। अरे शारदा जी देखो ना, एक ही सोसाइटी में दोनों की शादी एक साथ हुई है, हम तो दोनों घरों में मुंह दिखाई में जाना पड़ेगा, व्यवहार तो दोनों को देना ही होगा ना। हाँ मोहिनी जी, लेकिन हम लोग तो बंगले वाले घर में ही खाना खाएंगे, अपना स्टेटस तो बनाए रखना पड़ेगा। झोपड़ी वाले घर में क्या खाएंगे, चाय समोसे? हम तो गीता जी के घर में ही खाएंगे, वहाँ कैटरिंग है, डीजे, मजा आएगा। बिल्कुल सही कहा, गरीबों के यहाँ सिर्फ ढोलक और भजन होंगे, हमारी क्या हैसियत वहाँ खाने की। हाँ बहन, बस गरीब झोपड़ी में लिफाफा देकर आ जाएंगे, वहाँ रुकने का हमारा वैसे भी कोई काम नहीं है। अच्छा ये बताओ, गीता जी की बहू के लिए तुमने क्या तोहफा लिया है? अरे अमीर बहू है, उसकी मुंह दिखाई के लिए मैंने डिनर सेट खरीदा है, वो भी 56 बर्तन वाला। हाँ बहन, ये झोपड़ी के लोग तो गरीब है, छोटे से लिफाफे में खुश हो जाएंगे, बंगले वाले के हाथों में अच्छा अच्छा तोहफा लेकर जाना पड़ेगा। अमीर पड़ोसन दिखावे के साथ गीता जी के घर मुंह दिखाई के लिए जाने की बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब पड़ोसने बात कर रही है।
अरे भूरी जी, बंगले वाले घर में मुंह दिखाए में जाने की हमारी क्या हैसियत। वहाँ तो हम जैसे लोग फिटी ही नहीं बैठेंगे। बड़े बड़े तोहफे, डीजे, स्टेज, हम तो सिर्फ प्रभा जी के घर जाएंगे। हाँ सही कहा, वहाँ प्यार से स्वागत होगा, भजन होंगे, गीत होंगे। बंगले वाली बहू के घर में तो सिर्फ दिखावा है। मुंह दिखाई वाली शाम बंगले वाले घर में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। पूरा हॉल सजा हुआ है, बड़ा स्टेज बना है, डीजे बज रहा है, लाइट्स चमक रही है। बंगले पड़ोस ने बिल्कुल सजी धजी बड़े बड़े तोहफे लेकर आ रही हैं। अरे मोहिनी जी, शारदा जी, आप लोग आइए, देखिए मेरी बहू भव्या कितनी खूबसूरत लग रही है। वाह गीता जी, बहू तो आपकी भी चांद का टुकड़ा लग रही है। लेकिन बताओ बहू, दहेज में क्या लाई? अरे आंटी जी, दहेज में तो सिर्फ 20 तोले 18 कैरेट का सोना, 56 इंच का टीवी और एक छोटा सा एसी लाई है। हमारे देव को एक 22 कैरेट की सोने की चेन भी नहीं दी। अरे वाह, इतने बड़े घर में सिर्फ इतना दहेज? हम तो सोचे थे कुछ खास लाएगी। अरे हमने तो सोचा था इतने बड़े खानदान में रिश्ता तय हो रहा है, कम से कम मौसी और बुआ के लिए एक सोने की चेन आएगी। अरे दे दी इन्होंने सोने की चेन। साड़ियां तो देखो कितनी फीकी फीकी आई हैं। अरे हम तो इसी उम्मीद में थी, कम से कम एक एक साड़ी और एक एक गिफ्ट तो मिलेगा ही, चांदी का सिक्का ही सही। आखिर इतने बड़े खानदान में शादी जो हुई है। अरे बहन, जिसके पास पैसा है उसके पास खर्चने का दिल भी होना चाहिए। अब आप लोग खुद ही देख लो, मैं अपनी बहू की मुंह दिखाई के लिए कितना खर्च करी हूँ। मैं तो अपनी बहू की मुंह दिखाई में भी उसे ये 2 लाख का गाउन और 5 लाख का डायमंड सेट भी दे रही हूँ। गीता जी अपने रिश्तेदारों और पड़ोसनों के साथ स्टेज पर बैठी भव्या को 5 लाख का डायमंड सेट देती हैं। वहीं बाकी पड़ोसने भी एक एक करके उसका घूंघट हटाकर कीमती तोहफे देती हैं। आप सभी का शुक्रिया। चलिए अब आप लोग खाना खाइए, डांस कीजिए, डीजे बजाओ भैया, आज हमारी बहू की मुंह दिखाई है। गीता जी के घर में सब लोग डीजे पर डांस कर रहे हैं। गीता जी शो ऑफ में लगी हैं। वहीं दूसरी तरफ झोपड़ी वाले घर में मुंह दिखाई की सादगी भरी तैयारियां हैं। आंगन में चटाई बिछी है, ढोलक रखी है, गरीब पड़ोसने आ रही है। सेजल सिंपल साड़ी में घूंघट निकाल कर सबके पैर छूती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते मौसी जी। अरे वाह बहू, कितनी जान सी सुंदर बहू है तुम्हारी, ये बहुत संस्कारी भी लग रही है। चलो बहू, कोई अच्छा सा गीत तो सुनाओ। अरे प्रभा बहन, बहू को गीत और ढोलक आती है या नहीं? हाँ हाँ बहन जी, मेरी बहू को गीत गाना भी आता, ढोलक बजाने भी आता है। बहू जरा गीत गाकर सुनाओ। सेजल शर्मा कर ढोलक के पास बैठती है और ढोलक बजाती हुई गीत गाने लगती है। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, तीरथ में कहीं नहीं जाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, तीरथ में तीरथ नहीं जाऊंगी। ससुर जी मेरे दशरथ हैं, सास जी मेरी कौशल्या है। ससुर जी मेरे दशरथ हैं, सास मेरी कौशल्या है। देवर को लक्ष्मण बनाऊंगी, तीरथ में कहीं नहीं जाऊंगी। सेजल अपनी मीठी सी आवाज में पूरा गीत गाकर सुनाती, सब तालियां बजाते। अरे प्रभा जी, बहुत बहुत सुंदर संस्कार है, लेकिन दहेज में क्या लाई? कम से कम कूलर तो ला देती। गर्मी में झोपड़ी में कितनी गर्मी होती है। देखो कजरी जी, जो टेबल फैन तुम हवा खा रही हो ना, वो मेरी बहू के मायके से ही आया। मेरे बेटे को उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी नहीं, कलेजे का टुकड़ा दिया है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा दहेज है, और कुछ चाहिए भी नहीं। गरीब पड़ोस ने प्रभा जी की बात सुनकर भावुक हो जाती है। सेजल अपनी सास को गले लगा लेती है। अरे जिज्जी, तुम अपनी बहू को मुंह दिखाई में क्या देने वाली हो? मैं अपनी बहू को तोहफा दूंगी, पर मेरे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं। अरे भाभी, याद है वो पायल जिसके मामा के घर से आई थी तुम्हारे लिए? वही पायल दे दो मुंह दिखाई में, आखिर तुम्हारी इकलौती बहू है। हाँ सही कह रही हो जिज्जी, मैं अपनी बहू को चांदी की पाजेब भी तोहफे में दूंगी। एक तरफ प्रभा जी अपनी बहू के लिए बक्से में से निकालकर चांदी की पायल मुंह दिखाई में देती, वहीं बाकी सभी औरतें भी कुछ शगुन के लिफाफे और कुछ साधारण तोहफे झोपड़ी वाली बहू की मुंह दिखाई में देते हैं। उसी समय बंगले घर में कुछ भी कहो शारदा बहन, गीता जी के घर की दावत का कोई जवाब नहीं। हाँ, ये गोलगप्पे और चीले खाकर देखो मजा आ गया। अरे जल्दी जल्दी खा पी लो, फिर उसके बाद डांस करने चलेंगे। लगता है आज तो गीता जी की नई बहू भी स्टेज पर डांस करेगी। हाँ, जल्दी से चाट पकौड़ी का मजा ले लेते, उसके बाद आराम से बैठकर डांस देखेंगे। हाँ बहन, मैंने सुना है कि गीता जी अपनी बहू को डायमंड का सेट दिया है मुंह दिखाई में। हाँ, सभी ने एक से बढ़कर एक तोहफे दिए हैं। देखो कैसे भर गया स्टेज। अब देखो हम लोगों की विदाई में क्या मिलता है, बहू के घर से हमारे लिए क्या आया है। अरे तुम अपने झूठे ख्वाबों में ही उड़ती रहो। सुना नहीं देव की बुआ और मौसी क्या कह रही थी?
सभी रिश्तेदार और पड़ोसी जल्दी जल्दी से चाट पकौड़ी का मजा लेते हैं। उसके बाद स्टेज पर डांस का प्रोग्राम शुरू होता है। सभी लोग डांस करते हैं। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सभी पड़ोसन को एक एक साड़ी दी जाती है, जिसे देखकर ऐसे इतनी हल्की साड़ी आई है बहू के मायके से। कम हम सोच रहे थे कि बंगले घर में शादी हुई है, अच्छे अच्छे तोहफे और भारी भारी साड़ी आनी चाहिए थी। अरे कम से कम थोड़ा सिंगार का सामान ही आ जाता। अरे बहन जी, हम लोगों के लिए ही इतना कुछ नहीं किया तो आप लोग तो पड़ोसन हो। झोपड़ी वाली बहू और बंगले वाली बहू दोनों की मुंह दिखाई का फंक्शन खत्म हो जाता है। एक तरफ झोपड़ी वाली बहू को अपने ससुराल में मान सम्मान मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगले वाली बहू को दहेज के ताने मिलते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं और थोड़े दिन बाद बंगले वाले घर। मम्मी, मैं सोच रहा हूँ हमारी शादी को 1 हफ्ता गुजर चुका है, तो जरा मैं भव्या को बाहर घुमा लाऊं। हाँ बेटा, जरूर, तुम दोनों चले जाओ। गीता जी की परमिशन मिलने के बाद भव्या तैयार होकर हॉल में आती है। उसे देखकर, बहू ये हमने चढ़ाया था ना तुम्हारे ऊपर। देखो तुम्हारे मायके के सूट तो बहुत हल्के हल्के हैं और हमारा चढ़ाया हुआ सूट देखो देखो कितना जचता है तुम्हारे ऊपर। जी मम्मी जी, सही कहा आपने। ठीक है मम्मी, अब हम चलते हैं। एक तरफ भव्या और देव भी घूमने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ झोपड़ी वाली बहू सेजल और मयंक भी उस दिन पिक्चर देखने जा रहे होते हैं। मम्मी, आपको पता है आज मेरा प्रमोशन हुआ है। इसी खुशी में मैं चाहता हूँ कि हम सभी आज बाहर डिनर करने के लिए चले। अरे बेटा, प्रमोशन तेरा हुआ है और वो भी हमारे घर की लक्ष्मी की वजह से। जब से सेजल हमारे घर में ब्याह कराई है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। तेरे पिताजी को कितना मुनाफा हुआ है दुकान में। सही कह रही हो प्रभा, हमारी बहू सच में हमारे घर की लक्ष्मी ही है। इसके आने के बाद दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। मयंक का छोटा भाई जो हॉस्टल में है, उसका भी फोन आया था। उसे भी अपने कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा खुश रखे। सेजल बेटा, तुम्हारे मायके वालों ने हमें तुम्हें देकर हमारी किस्मत ही बदल दी। जाओ तुम दोनों घूम कर आओ। एक तरफ भव्या और देव अपनी कार में घूमने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मयंक और सेजल अपने पुराने स्कूटर पर ही घूम कर आते हैं। दिन गुजरते हैं और सेजल को अपने मायके में प्यार और सम्मान मिलता है। वहीं दूसरी तरफ गीता जी हर बात में अपनी बहू को दहेज का ताना मारती हैं। एक दिन भव्या पसीना पोंछते हुए आई है। माँ जी, बहुत गर्मी लग रही है, कमरे में थोड़ी सी हवा नहीं चल रही है। आज मौसम काफी गर्म है। हाँ बहू, गर्मी तो लगेगी। तुम्हारे मायके से जो 1.5 टन का एसी आया ना, वो तो छोटा सा है। हमारे हॉल में देखो 3-3 टन के एसी लगे, हर कमरे में अलग अलग। तुम्हारा एसी तो बस नाम का है, हवा भी ठीक से नहीं देता। क्या करें, जैसा दहेज आया वैसा ही चलेगा। हाँ भाभी, अगली बार मायके से कम 3 टन वाला मंगवा लेना, वरना गर्मी में पसीना बहता रहेगा। एक तरफ सास ननद के ताने सुनकर भव्या चुप रहती है, वहीं झोपड़ी में सेजल की वजह से घर में खुशियां बढ़ रही हैं। प्रभा, मयंक बता रहा था कि उसे तनख्वाह के अलावा ज्यादा बोनस मिला है। हम लोग अब एक नया घर खरीद सकते हैं। हाँ, ये सब हमारी बहू के शुभ कदमों का फल है। बेटा सेजल, तू आई तो घर में खुशियों की दस्तक आई है। तू हमारी लक्ष्मी है। सेजल सबको गले लगाती है। घर में हंसी खुशी से दिन गुजरते हैं। वहीं बंगले वाले घर में ताने जारी रहते हैं। एक शाम डिनर पर, अरे भव्या, पड़ोस में देखा, उनकी बहू तो दहेज में डबल डोर का फ्रिज लेकर आई है। हाँ मम्मी, आपको याद है ना, आपने मेरी शादी में भी कितना बड़ा फ्रिज दिया था। मैं सोच रही हूँ कि आप ये फ्रिज भाभी के कमरे में रखवा दो और अपने लिए डबल डोर का फ्रिज ले आओ। बहू एक काम कर, अगली बार मायके जाना तो ये फ्रिज ले जाना, ये हमारे किसी काम का नहीं है। गीता जी और अपनी ननद के तानों से भव्या और ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। आंसू रुक नहीं रहे थे। वो सिर झुकाए रोते हुए उठती है और तेजी से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। उसके साथ देव कमरे में आता है। भव्या, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? बताओ ना मुझे, किसने कुछ कहा है क्या? देव, आपकी मम्मी जी, उन्होंने आज सबके सामने मुझे बहुत बुरा भला कहा। बोला कि मैं बहू बनने लायक भी नहीं हूँ। मेरा दहेज सिर्फ बोझ है। टीवी, एसी, चेन सब छोटा मोटा है। उनका कहना है कि मैंने उनके घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या मम्मी ने ये सब कहा? तुम चुप क्यों रही? मैं अभी बात करता हूँ। ये गलत है भव्या, बहुत गलत। तुम रो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। देव भव्या को गले लगाकर चुप कराता है, लेकिन उसके मन में गुस्सा उबल रहा है। अब वो अपने पापा से बात करने का फैसला करता है और उसी दिन देव गुस्से में अपने पिता से बात करता है। पापा, मम्मी भव्या को रोज ताने दे रही हैं दहेज के। ये गलत है। आप खुद सोच कर देखो पापा, शिप्रा हमारी बहन है। अगर कल को उसके ससुराल वाले ऐसे उसे ताने मारेंगे तो क्या हमें बुरा नहीं लगेगा? हमारे पास आखिर किस चीज की कमी है? और भव्या के मम्मी पापा से जितना बन पड़ा उन्होंने उतना ही दिया है ना। आप मम्मी को समझाओ कि बेटी हमारे घर में भी है। कल को अगर उसके साथ ऐसा होगा तो हमें कैसा लगेगा? बेटा, मैं बात करता हूँ तुम्हारी माँ से। तू शांत हो जा और जाकर भव्या को प्यार से समझा। दिलीप जी गीता के पास जाते हैं। गीता जी फोन पर मौसी सास संजू से बात कर रही होती हैं। दिलीप जी सुन लेते हैं। हाँ बहन, सभी का यही हाल है। और तू बता, तेरी जेठानी के बेटे की शादी भी तो फिक्स हुई थी ना अभी 2 महीने पहले। उसके मायके से क्या क्या आया दहेज में?
अरे जीजी पूछो ही मत, मेरी जेठानी को बहू के मायके वालों ने बहुत दहेज दिया था। उसके मायके वालों ने शादी में विदाई के समय सभी को एक एक चेन अंगूठी दी थी और घर का सारा सामान भी दहेज में दिया था। लेकिन बहू ऐसी निकली कि तलाक लेकर सब ले गई। दहेज का सामान, एक बर्तन और एलिमिनी अलग। अरे क्या कह रही है तू, सही में बहू ने ऐसा कर दिया? हाँ जीजी, दहेज का इल्जाम लगा दिया उस बहू ने। और तो और पुलिस का केस हुआ वो अलग। मेरी जेठानी का लड़का और जेठ जेठानी दोनों पूरे एक हफ्ते जेल गया खा कर आए। बर्तन तक बिका दिए उस लड़की ने। बाप ने शादी में 50 लाख रुपए लगाए थे, पूरे 1 करोड़ की एल्यूमिनी लेकर गई। हंगामा करके परिवार बर्बाद कर दिया। अब समझ आया मेरी जेठानी को कि बहू दिल से होनी चाहिए, दहेज से नहीं। ये भगवान, ये सब क्या कह रही है संजू? क्या सच में बहुएं ऐसी होती है? कहीं मेरी बहू ने भी मेरे साथ ऐसा कर दिया तो? सुनो जिज्जी, मैं अब फोन रखती हूँ, मुझे जरा अपनी जेठानी के घर जाना है। वो बेचारी बड़ी परेशान है, पूरे मोहल्ले में उनकी बेइज्जती हो गई है। हाँ ठीक है, फोन रख दे अब। ये भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मेरी लक्ष्मी जैसी बहू तो कभी भी मुझसे जुबान तक नहीं चलाती, मुझे पलट कर जवाब नहीं देती। और मैंने लोगों के बहकावे में आकर उसके साथ कितना गलत किया, हमेशा उसे ताने दिए। कहीं मेरी गलती ही, अगर मेरी गलती अब मुझ पर भारी पड़ गई या मेरी बहू को इस बात का बुरा लग गया तो कहीं ये भी घर छोड़कर चली गई तो मुझे अपनी बहू से माफी मांगनी होगी। गीता जी फोन पर बात करके फोन रख देती है और मन ही मन में फूट फूट कर रोने लगती है। तभी दिलीप जी कमरे में आते हैं और गीता जी को समझाते हैं। गीता, तुम भी तो एक माँ हो, अपनी बेटी किसी को दी है, अगर उसकी सास ताना मारे कि दहेज कम दिया है तो कैसा लगेगा? भव्या भी किसी की बेटी है, हमने उसे घर में लक्ष्मी बनाकर रखा है, दहेज नहीं बेटी दी है। जी आप सही कह रहे, मैंने बहुत गलत किया। गीता जी अपनी बहू भव्या के कमरे की तरफ जाती हैं, दरवाजा खटखटाती हैं। भव्या बेटा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? जी मम्मी जी, आपको पूछने की क्या जरूरत है, आइए अंदर आइए। भव्या बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना गलत किया और मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। आज के बाद कभी भी मैं ना तो तुझे और ना ही तेरे मायके वालों को कुछ भी गलत बोलूंगी और ना ही कभी तुझे दहेज का ताना दूंगी। तू ही हमारा सबसे बड़ा दहेज है और तू ही हमारे घर की लक्ष्मी है। माँ जी आप ऐसे हाथ मत जोड़िए और रोइए भी मत। मैं तो कब से इसी उम्मीद में थी कि कब मेरी सास मुझे अपनाएंगी और मुझे अपनी बहू नहीं बेटी समझेंगी। आज मुझे सास में ही माँ मिल गई मेरे ससुराल में। हाँ बेटा, आज के बाद तुझे माँ का प्यार ही मिलेगा। दोनों सास बहू आपस में एक दूसरे को गले लगाकर आंसू पोंछ रही थी। तभी पड़ोस की प्रभा जी उनके घर आती हैं और भव्या की मुंह दिखाई में एक छोटा सा लिफाफा देते हुए कहती हैं, नमस्ते गीता जी, मेरे बेटे मयंक और आपके बेटे देव की शादी एक ही दिन की थी, इसी वजह से हम आपकी शादी में नहीं आ पाए, लेकिन आपकी चांद जैसी बहू की मुंह दिखाई देना तो हमारा फर्ज है। ये लो भव्या बेटा, तुम्हारी मुंह दिखाई, अब मैं चलती हूँ। प्रभा जी गीता जी की बहू को मुंह दिखाई देकर चली जाती है और उनके जाने के बाद मम्मी जी मुझे लगता है कि हमें भी आंटी जी के घर उनकी बहू की मुंह दिखाई के लिए जाना चाहिए। हाँ बेटा ठीक है, चलो चलते हैं। गीता जी भी एक तोहफा लेकर प्रभा जी के घर मुंह दिखाई के लिए जाती हैं, उनकी बहू सेजल को देखकर। अरे वाह प्रभा जी, आपकी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, कितनी शालीन और समझदार। जी हाँ, और हमारे घर की लक्ष्मी भी। हमारी बहू भी हमारे घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों है। चलिए अब हम चलते हैं। आज कृष्णधाम सोसाइटी के बंगले और